दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 30 प्लस ऑब्जेक्टिव, जो हमारा अध्याय होने वाला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इससे पहले हम लोग फिजिक्स के 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए हैं, और जो भी लोग पिछला हमारे क्लास को नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैक लेक्चर का उनको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ताकि इस क्लास को करने में हमें और आसानी रहेगी। और यहाँ अधिक से अधिक जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम लोग इस क्लास को बढ़िया से करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे, तो और भी बेटर से हमें याद रहेगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव का हम लोग प्रश्न और आंसर तो याद कर ही लेते हैं, लेकिन अगर एक्सप्लेन कर लेते हैं तो अधिक दिन तक वो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक्सेप्ट रहता है। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग समय न लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 30 प्लस ऑब्जेक्टिव। और चैप्टर के नाम क्या है हमारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसे हम लोग कहते हैं क्या अंग्रेजी में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर विद्युत धारा के बाद का अपने आप में महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिए, ऐसे तो ये विद्युत फ्यूज जो है हमारे विद्युत धारा के चैप्टर में भी जिक्र किया है, भारतीय भवन का हमारा जो बुक है उस चैप्टर में भी है, और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है उसमें भी ये क्वेश्चन को जिक्र कर दिया है। तो समझ लिया जाए कि जो विद्युत फ्यूज होता है, हम सभी तो जानते हैं कि विद्युत फ्यूज क्या है, सुरक्षा की युक्ति होती है। और ये सुरक्षा की युक्ति करती क्या है, हमारे जो विद्युत परिपथ होते हैं, जैसे हमारे घरों में देखे भी होंगे, बोर्ड वोर्ड में क्या होता है, एक छोटा सा लगा रहता है, उसको खोस देते हैं तो पूरा परिपथ का लाइन जल जाता है, उसको निकाल देते हैं तो परिपथ का लाइन क्या होता है, कट जाता है। तो उसमें वो छोटा सा जो हमारी युक्ति है, वो अधिक पावर वाले जो हमारे लाइन होते हैं उससे ये क्या करती है, अन्य उपकरणों को जलने से बचा देती है। मतलब अधिक पावर के जब लाइन आएंगे हमारे परिपथ में इलेक्ट्रिक, तो ये क्या करेगा, खुद ही जल जाएगा, विद्युत फ्यूज खुद ही जल जाएगा और बड़े बड़े हमारे जो उपकरण होते हैं उनको बचा देगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया कि भाई ये सुरक्षा की युक्ति है। अब जब ये जलेगा तो इसमें हीट, ऊष्मा उत्पन्न होगी। समझ में आ रहा है क्या, जलने का मतलब कुछ ना कुछ ऊष्मा का संबंध आ रहा है बात। तो यहाँ से हम मैच कर लेते हैं कि ये हमारा ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर बात को हम एक्सप्लेन के तरीका से याद रखते हैं तो ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूज जलेगा तो वहाँ से उत्पन्न होगी ऊष्मा, और ऊष्मा का संबंध हमारे इस क्वेश्चन के आंसर से हो गया। तो हमें उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कह रहा है जी। देखिए इधर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर रहा है। इस चैप्टर में 2 ऐसे प्रश्न आए हैं जो कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, कन्फ्यूजन दे देते हैं। एक होता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खोज हुआ किसका। जैसे विद्युत का अंदर हम लोग पढ़े हैं कि ये विद्युत जो है जब भी किसी तार से होकर क्या होता है, गुजरता है, तो इसके आसपास हमारे क्या उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यानी इस धारा के आसपास जो भी क्षेत्र उत्पन्न हो गए हैं उसका नाम दिया गया चुंबकीय क्षेत्र। और इसकी बात की खोज हमारे किए थे कौन, ओरस्टेड जी। कौन किए थे, ओरस्टेड जी। अब ये खोज हुआ कब, तो 1820 ईस्वी में खोज हुआ। इस खोज से प्रभावित होकर एक अन्य वैज्ञानिक बहुत मेहनत, अपने आप में वो कोई छोटा मोटा मेहनत नहीं था, बहुत लंबा समय तक, लगभग बोलते हैं लोग कि 10-11 साल तक वो एक्सपीरियंस से अपना क्या किए, एक्सपीरियंस करें, एक्सपेरिमेंट किए। और उसके बाद उन्होंने एक नया आइडिया लगाया। खोज में उन्होंने क्या लगा दिया, नया आइडिया। ये कहते थे कि विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा क्यों नहीं आ जाएगा। तो उस खोज की नाम दी गई क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये वो घटना है जो कि क्या उत्पन्न कर देता है, धारा उत्पन्न कर देता है। और ये घटना क्या करता है कि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो दोनों के साथ
कुछ तो कुछ रिलेट है ना, मैचिंग, लेकिन बातें दोनों का क्या है, अलग अलग है, लेकिन है तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र में है। तो इसकी खोज हमारे कौन करने वाले हैं, फैराडे जी। कौन करने वाले हैं, माइकल फैराडे। अगर 10 साल भी हम लोग लेके चलते हैं, 11 साल, हाँ 10-11 साल, तो 1831 ईस्वी के आसपास ये खोज किए थे हमारे माइकल फैराडे जी। इन्होंने क्या खोज किया कि चुंबकीय क्षेत्र अगर रहेगा तो हम विद्युत को ला देंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, ये खोज को आसान से हम लोग नहीं समझना है। देखिए, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। मतलब अगर हम लोग एक छड़ चुंबक ले लें, यूँ समझिए छड़ चुंबक ऐसा होता है, एक आकृति बना दिया जाए। इस छड़ चुंबक को एक रस्सी से क्या करें, स्वतंत्र रूप से लटका दें, तो कौन से डायरेक्शन में रुकेगा, तो कौन से डायरेक्शन में रुकता है, ये तो कंपास जैसा कहानी हो जाएगा। तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण के रूप में स्थित होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है ये भी एक तरह के ध्रुव की तरह काम करती है। और पृथ्वी के जो हमारे ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या होते हैं, दक्षिणी ध्रुव। और भाई साहब जब हम चुंबक को ले जाएंगे तो चुंबक में भी 2 ध्रुव हैं। अब ये ध्रुव है N और ये है S। तो भाई साहब आपको ये भी पता है कि ये एक जैसे ध्रुव होते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। तो भगाव करेंगे, उसको भगाएंगे कि N भाई तुम भाग जाओ उधर। तो इस तरीक़ा से N के करीब में कौन रहना चाहेगा, S रहना चाहेगा। S के करीब में कौन रहना चाहेगा, N। तो इस तरह से ये क्या होता है, उत्तर दक्षिण की दिशा में चुंबक ठहर जाता है, इसमें पूर्व पश्चिम का नाम नहीं आता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर दक्षिण के दिशा में। वजह क्यों, तो क्योंकि पृथ्वी भी हमारा क्या है, एक ध्रुव की भत्ती कार्य करती है, चुंबक की भत्ती कार्य करती है, इसके वजह से ऐसा हो जाता है। ये मत समझिएगा कि ये जादू है, कुछ लोग समझते हैं कि ये तो जादू हो गया। ये देखिए क्वेश्चन, अभी हम लोग जिस पर चर्चा की हुए है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें से शामिल है, फैराडे तो ऐसे बहुत से खोज किए, जैसे ट्रांसफार्मर का भी खोज किए, विद्युत अपघटन के नियम का भी खोज किए, बेंजीन की संरचना पर भी इन्होंने अपना ज्ञान दिया अधिक तौर पे। तो इस तरह से इनका एक क्रांतिकारी खोज क्या था, तो वही क्रांतिकारी खोज था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्यों क्रांतिकारी था, क्योंकि सबका मानना यही था कि भाई विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोई अलग से हमें सोर्स चाहिए, कोई अलग से ऊर्जा का रूपांतरण चाहिए। जैसे आजकल हमारे घरों में जो लाइन आता है पावर प्लांट से, तो वहाँ विद्युत उत्पन्न किया जाता होगा, कुछ ऊर्जा खपत की जा रही होगी। लेकिन जब ये दिमाग लगाएं तो ये कुछ दुनिया में अलग तरह के आइडिया लगा दिए। वो जिस आइडिया से अपना ये धारा उत्पन्न किए, उसमें कुछ खास बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। कुछ कुंडली लिए थे, वो कुंडली समझते हैं, चालक तार की कुंडली लिए, फिर उसके बाद चुंबक ले लिए और इनको क्या किया, अपना ये चुंबक से क्षेत्र उत्पन्न किया, उस क्षेत्र के अंदर कुंडली को अपना गति कराएं। तो और भी कुछ उपकरण ले लिए थे, जैसे धारा मापी एक मशीन होता है जो धारा मापता है। और ये सारा काम करके ही इन्होंने प्रारंभिक खोज किया। तो ये क्रांतिकारी खोज थी जो कई लोगों के सिद्धांत को भी ये तोड़ दिया। लोग कहते थे कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होता ही नहीं है, बिल्कुल ये बकवास है, लेकिन इन्होंने जब खोजा तो क्रांति हो गई। तो इस तरह से आंसर हम लोग समझ गए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होगा। विद्युत चुंबक को तो पता ही है कि ये विद्युत चुंबक का गुण तब तक रहेगा जब तक परिनालिका में धारा होगा, समझ रहे हैं ना। परिनालिका मतलब किसी कुचालक पदार्थ पे चालक तार की कुंडली लपेट देंगे तो उसे क्या कहेंगे, परिनालिका। और परिनालिका के अंदर हम लोग कैसा छड़ रखते थे, याद आ रहा है किसी को, नर्म लोहा का रहता था ना, ये नर्म लोहा का। और इससे हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे इसे, कुछ याद तो पड़ ही रहेगा थोड़ा बहुत ऐसे। देखिए बड़ा अजीब बन गया ये वाला, चलिए समझा जाए। तो ये जो छड़ होता था ये कैसा होता था, नरम लोहे का छड़। इसी विद्युत चुंबक का हम नाम दिए थे अस्थाई, क्योंकि अस्थाई है भाई साहब तब तक इसमें चुंबक रहेगा जब तक हम इधर से लाइन देंगे, लाइन काट देंगे तो फिर कहेगा कि मेरा चुंबकीय गुण नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये नरम लोहा रख देंगे, तो नरम लोहा के रखने से क्या बन जाएगा, विद्युत चुंबक। अगर कोई कह दिया कि अस्थाई चुंबक बनाओ,
असली चुंबक बनाओ तो उसके लिए हमें रखना पड़ेगा इस्पात का छड़। कैसा छड़ रहना चाहिए? इस्पात। कहीं कहीं इसे अंग्रेजी में हम लोग स्टील के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से? स्टील। तो दोनों अपने आप में पदार्थ है जो कि चुंबक का बनाने में उपयोग लाए जाते हैं। दोनों में अंतर भी आ सकता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो भाई इसका चुंबकीय गुण बहुत लंबा समय ये तो तब तक रहेगा जब तक परिनालिका में धारा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो उस तरीक़ा से हमारा कहानी बन गया। ये क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो भी डिवाइस है उसे क्या कहेंगे? तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? वही डायनेमो, जो हम चलाते हैं डायनेमो को। जैसे डायनेमो मतलब जहाँ होता है ना पानी बांध, वहाँ पर पानी गिरा करके बड़ा बड़ा डैना पंखा वाला चलाए जाते हैं। जहाँ पवन चक्की होते हैं वहाँ हवा द्वारा वो डैना चलते हैं, उनके अंदर लगा होता है डायनेमो। अगर ट्रिक याद रखें तो डायना चलाने वाला से डायनेमो हो गया और डायनेमो से धारा आ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारा कहाँ गया? जनित्र। डायनेमो, जनित्र, जनरेटर, ये एक दूसरे का नाम को जेनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे मीनिंग तो अजीब है, ऐसे लिख दीजिए जेनरेटर, है ना। तो देखिए जो जनित्र है ये भी कहानी है हमारा डायनेमो का ही, नाम अलग अलग अपना बदल रखा है। तो क्लियर हो गया बात? चलिए, उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होगी? देख लीजिए, जो डायनेमो होता है जिस पर हम लोग चर्चा किए, माइकल फैराडे का ही कहानी है भाई। डायनेमो के अंदर जो कहानी होती है वो चुंबकीय प्रेरण वाला बात होता है, क्योंकि डायनेमो में क्या रहता है? चुंबक रहेगा और साथ में ये तो बड़े को चुंबक बना दिए, छोटी को बनाना पड़ेगा। देखिए डायनेमो के कहानी में क्या होता है, वही बात जो एन और एस की बात आ रही है। तो पहले तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा और उस क्षेत्र के अंदर ही कुंडली को क्या करेंगे? चलाएंगे। कुंडली जब चलेगी तो वहाँ से धारा उत्पन्न होंगे। अब धारा उत्पन्न होने के लिए क्या होंगे? दो व्यवस्था बन जाते हैं। कुछ डीसी डायनेमो भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एसी के तरह ही व्यवहार करते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। ये जो हमारे डायनेमो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इस करंट की खूबी क्या है? अपना दिशा परिमाण समय से बदल देता है और ये जो है डायरेक्ट चलता है। तो भाई साहब डायनेमो से ये दो तरह के धाराएं हमें मिल सकती है, ये अलग अलग रचना होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों धाराएं मिलेंगी। एसी से मिलने वाले डायनेमो को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती डायनेमो। डीसी से मिलने वाला जो डायनेमो उसको दिष्ट डायनेमो बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से ये जानकारी यहाँ पर हमें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक के भीतर क्या रहता है? अब देखिए भाई, विद्युत चुंबक अभी हमने बात किया ना कि ये परिनालिका रहा और परिनालिका के अंदर ही हम लोग क्या डाल रहे थे? ये छड़ डाल दिए। बाकी इसके ऊपर से तो हमने लपेट दिया था तार। तो बाकी अंदर अब बचा ही क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही हम देंगे इधर लाइन इसको, तो ये क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और कुछ खाली जगह बच जाएंगे, बाकी सब तो कुछ होंगे नहीं। तो उसके अंदर की बात करें, बाहर नहीं। बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन एक तो बस छड़ चुंबक है और नहीं तो अब क्या? कुछ नहीं। ज़्यादा समझ में आ रही है बातें? तो उस तरह से उसके अंदर की जो बात होती है वो अपने आप में एक निर्वात जैसा व्यवहार करने लगता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई अन्य माध्यम वहाँ मौजूद नहीं है। ये निर्वात जैसा व्यवहार करने लगता है। तो इस तरीक़ा से हमारे विद्युत चुंबक के भीतर, किसके भीतर? विद्युत चुंबक के भीतर की बात कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि परिनालिका में तो थोड़ा बहुत यहाँ खाली खाली हवा भी हो सकता है। अगर ये चुंबक की बात हो रहा है तब इसके अंदर क्या रहेगा भाई? इसके अंदर चुंबकत्व का गुण रहेगा और नहीं तो कुछ खाली जगह बचे रहेंगे। तो ये तो बड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन रहा, दिमाग भी घुमा सकता है ऐसा क्वेश्चन। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। मतलब हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र हो, ये क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र हो और एक चालक तार में धारा जा रहा हो। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इनकी जानकारी किसके नियम से देंगे? तो देखिए ये क्षेत्र, बल, ये जो भी धारा की बात हो रही है, इन सब के संबंध में फेमस वैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्लेमिंग ने दो नियम दिए।
एक तो हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, एक बोलते हैं बाएं हस्त नियम। तो दक्षिण जब कहेगा तो ध्यान रखना है कि इसकी अलग सिचुएशन है, आज जब बाएं हाथ कहेगा तो इसकी अलग। बस एक ही समस्या है अंगूठा पर, दक्षिण के अंगूठा आइए बाएं वाला के अंगूठा का बात क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम समझा दें कि अंगूठा क्या कह रहा है। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है ये बताता है बल की दिशा। क्या बताता है? बल की दिशा बताता है। समझ में आ रहा है क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो बताता है, इसमें अंगूठा लिखा भी है कि चालक पर जो लगने वाला ये बल की दिशा होती है वो किससे पता करते हैं, तो हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब इसमें ये आ जाइए इधर, तो इधर वाला क्या कहता है, हमारा क्षेत्र हो जाता है, धारा हो जाता है, और उसमें जो अंगूठा होता है उसमें लगने वाले बल के बारे में बता देता है, उसमें लगने वाले बल की बात कर देता है। समझ गए? आगे हम इसको बता रहे हैं थोड़ा विस्तार से। अभी बस यूँ समझिए कि हमारे चालक में जो भी लगाए गए बल की दिशा होगी, दिशा की बात कर रहा है ना, तो वो कहाँ से पता चलेगा? वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दक्षिण एक होता है जो दाहिना वाला बोलते हैं हम लोग। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो किसको बदलता है भाई? डायनेमो को चलाने के लिए कौन सा ऊर्जा देना पड़ेगा? तो देना पड़ेगा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मेहनत करना पड़ेगा, उसके अंदर चलाना पड़ेगा कुंडली को, तब न जाके धारा उत्पन्न करेगा। तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो इस तरीक़े से इसका आंसर क्लियर हो गया। देखिए ये क्या कह रहा है जी, अब आ जाइए बातें यहीं पर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब आ गए ना हम लोग। हमारे बोले ना कि फ्लेमिंग के दो नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के क्या किधर है, इधर तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम ही हो है, मैक्सवेल का भी कहानी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र तो फ्लेमिंग का वाम में भी दिखता है कि भाई हयो हाथ उठाएंगे तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, लेकिन ओनली फॉर क्षेत्र की बात हो रहा है। अगर एक चालक में धारा जा रहा है तो मैक्सवेल भी आते हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर एक धारावाही चालक तार को ऐसे पकड़ लें तो अंगूठा धारा की दिशा और शेष उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो भाई साहब ये हमारे बताएंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। मैक्सवेल क्या किए थे? तो ये ले लिए थे एक चालक और उसको पकड़े और उसमें धारा दिया गया। अब ऐसा ना हो कि चालक बाहर से वो मतलब विद्युत रोधी पदार्थ लगा हो और ऐसे पकड़े तो धारा जाने लगा ऊपर की ओर, तो अंगूठा धारा की दिशा बता दिया और शेष उंगलियां जो है आसपास चुंबकीय क्षेत्र को बता दी। चारों ओर से ये फैला रहा। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, बड़ा मेहनत वाला बात था ये कुल। देखिए क्या कह रहे हैं जी कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होनी चाहिए। अब रहा छड़ चुंबक के अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर की बात करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर की बात। तो बाहर कैसे होती है? अगर बाहर याद कर लिया जाए तो अंदर तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे कुछ समझिए, देख लीजिए। ये बाहर अगर आप पता करिएगा तो कहाँ जा रहा है? एन से होते हुए एस तक जा रहा है। हाई वाला चित्र अगर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बनता है 2 नंबर का कि एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो इस तरीक़ा से आपको ऐसे कर देने पे 2 नंबर क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन ये तो बाहर हो गए, लेकिन अंदर की जो बात होती है ना वो कुछ अलग ही होती है। अंदर की जो बात होती है वो कुछ क्या होती है? अलग होती है। देखिए इसको दिखाना है तो ऐसे करते हैं, बना दे रहे हैं, ऐसे समझाने के लिए बना दे रहे हैं। देखिए ये अंदर की बात है, समझ रहे हैं? अजीब तरह के। तो ये अंदर जो होता है कुछ ऐसे होता है, उल्टा हो जाता है। अंदर जो होता है कुछ क्या हो जाता है? उल्टा। मतलब कहाँ से कहाँ सर? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने लगता है। यानी हमारा कहानी हो जाएगी किधर? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर अंदर में जाएगा।
ध्यान ये रखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी चुंबक के अंदर किधर से किधर जाएगी, तो साउथ से नॉर्थ जाएगी। ठीक, बाहर अगर कह रहा है तो उत्तर से दक्षिण जाएगी। कुछ ऐसा इसकी कहानी बनती है और ये बहुत ही कन्फ्यूजन जैसा चीज़ है। अगर चित्र याद रख लेंगे तो आपको बताने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। घरेलू विद्युत परिपथ में, ये तो क्वेश्चन विद्युत धारा का ही है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीनता, और उदास है ये क्या है, उदास है। तो उदास एक तरह से काला टाइप के, उदास एक तरफ से क्या, काला कलुआ जैसा है, उदास है बेचारा, ब्लैक एंड वाइट जैसा बुझा रहा है इसको। तो ये है हमारा। अगर लाल है तो भाई जीवित तार है, गर्म आदमी है, गुस्सा में एकदम है, लाल है। एक होता है अर्थिंग, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, धरती को समझ रहे हैं ना। तो धरती का अगर बात आ गया तो अर्थिंग हो गया हरा रंग का। अगर खतरनाक है, उसमें गुस्सा है, लाइन है उसके अंदर, तो लाल है। नहीं तो बाकी उदास है तो आप समझ ही रहे हैं, कलुआ टाइप का है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय वाल्व, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में हमारे जो क्या कह रहे हैं जी, किस युक्ति में विभक्त वलय यानी दिक् परिवर्तक समझते हैं। दिक् मतलब डायरेक्शन परिवर्तन। जो हम लोग का जो मोटर होता है उसके अंदर एक रिंग लगा रहता है, वाल्व रिंग, वो डायरेक्शन चेंजिंग करता रहता है। और इसमें नाम भी आ गया है भाई, अब तो हम कुछ नाम पुकार भी रहे हैं। तो इसको आप कमेंट करके बताइए कि ये क्या आंसर होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है। यानी देखिए लिख भी रहा है, विभक्त वलय मतलब रिंग का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताना चाहेंगे कि ये क्या आंसर होंगे। तब तक हम इसको आगे की तरफ चलते हैं। कुछ होमवर्क के तौर पे आप लोग भी बनाइए, खाली हम ही इससे बनवाएंगे तो कैसे होगा। ये करेगा कि एक प्ररूपी सौर सेल समझते हैं, सौर प्लेट। इस सौर प्लेट से जो हमें धारा मिलती है, यानी विभवांतर की बात कर रहा है, चलिए ना वही बात है, वोल्टेज। तो सौर सेल माने इतना भी बड़ा ना हो, प्ररूपी माने साधारण तौर पे, तो उससे क्या वोल्टेज मिलता है, तो ये लगभग आधा वोल्ट से 1 वोल्ट के अंदर क्या करता है, हमें विभव का प्राप्ति करवाता है, यानी विभवांतर को प्राप्त करवा देता है। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, आधा वोल्ट से 1 वोल्ट तक। कभी कभी हम लोग छोटा बैटरी जो देखते हैं सेल वाला, वो लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास होती है। उतना छोटी से में समझ रहे हैं, उतना छोटा से में वो इतना वोल्टेज दे दिया। ये बेचारा कह रहा है कि हम इतने देंगे। भारत में जो उत्पादित धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी समझते हैं, जो थोड़ा सा समझिए ना इसको। इधर देखिए, ये हमारा कहानी होती है, एसी धारा ऐसे ऐसे चलती है, ये तो हम लोग जानते हैं। एसी धारा है, ये चल रहा है, तो ये ऊपर नीचे जो सांप जैसा काम कर रहा है, ये इसके चलने का क्या है, चक्र है। समझ रहे हैं। तो ये यहाँ से चलता है तो आधा चक्र, फिर यहाँ से आया आधा चक्र, तो टोटल मिला के यहाँ से कितना चक्र भाई, 1 चक्र। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चक्र, 1 चक्र। तो हमारे भारत की जो धारा होती है वो 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में 50 चक्र पूरा कर लेती है। इतना फास्ट धारा चलती है। अब खुश भी नहीं होना है, क्योंकि भारत में 50 ही है, तो अदर कुछ ऐसे देश है जहाँ 60 भी है, तो खुश मत होइए कि अरे भारत में इतना फास्ट है। और भी देश हैं जहाँ 60 भी चलते हैं। तो 60 ये क्या कर दी अपना, ये अपनी काम को दोहरा दी है ना, ऐसे ऊपर नीचे। तो इस दोहराने वाली बात को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितनी बार हो जाती है, 60। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होते हैं, हर्ट्ज। क्या होते हैं, हर्ट्ज। तो इस तरीक़ा से आप कह सकते हैं कि 50 हर्ट्ज की जो हमारी धारा होती है उसमें फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। और इसका क्या मतलब हुआ, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ऊपर नीचे जो करता है हमारा सांप गति, वो 1 सेकेंड में 50 बार से अपना पूरा कर लिया। केवल ऐसे ऊपर नहीं, ऊपर नीचे मिला करके, तो 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र ऐसे करेगा। यानी प्रति सेकंड में एसी धारा जितने भी चक्र तय करेगा वही उसकी क्या कहला जाएगी, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। चलिए
इधर समझे, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। इस पर तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं, क्लियर, पीछे ही हम लोग चर्चा किए हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, वो तो डायनेमो का उल्टा काम करता है, यानी कि विद्युत मोटर को हम लोग को देना पड़ेगा लाइन, तभी ना हमारे घर में मोटर पानी वानी चलाएगा, पंखा चलाएगा। समरसेबुल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन देना पड़ेगा। तो लाइन देंगे तो उसको कर देंगे विद्युत ऊर्जा दिए। आई हमारे रासायनिक, ये तो गड़बड़ लग रहा है, रासायनिक तो नहीं होगा, विद्युत ये यहाँ पर है और यांत्रिक अंदर ही मोटर काम करके हमारे काम को आसानी में बदल देगा, ठीक है ना। ये डायनेमो के उल्टा प्रभाव है इस पर। स्विच कहाँ लगाए जाएंगे, जो हमारे घर में स्विच होते हैं, जो टिप टैप करके हम लोग बल्ब जला लेते हैं, मान लीजिए ये स्विच है, ये तार आ रहा है, तो कौन से तार में लगाएंगे स्विच जो बढ़िया रहेगा। तो भाई जो गुस्सा वाला है, जो गर्म तार है, गर्म तार में लगाएंगे तो फायदा होगा, क्योंकि अगर हम स्विच काट दें तो गर्म तार के लाइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी उपकरण लगे हुए हैं, अगर बाई चांस उसके तार हमको टच भी करते हैं बाई मिस्टेक, तो गर्म लाइन तो उसमें है नहीं इस तार के अंदर, तो उतना हमको कुछ प्रभाव भी अनुभव नहीं होंगे। अगर हम डाल देते हैं ठंडा तार में, कौन तार में, ठंडा तार में अगर डाल देते हैं तो भाई ठंडा के बंद भी अगर स्विच करते हैं तो केवल उपकरण बंद हो जा रहे हैं, लेकिन लाइन का प्रभाव रहता है ना। कभी कभी नहीं छूते हैं कि स्विच बंदो कर दिए हैं और तब वो छूते हैं तो मारता है ज़बरदस्त झटका। तो उसके पीछे ये कहानी है कि गर्म तार में लोग बढ़िया से नहीं जोड़े हैं। गर्म तार में जोड़ देंगे, स्विच काट देंगे तो अब केनहू लाइन परिपथ में नहीं गया है। अगर बाई चांस छू भी लिए तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हेने भू तार या ठंडा तार में करेंगे तो भाई मारेगा धड़ाम देना एकदम, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त तरीका से मारता है। ये तो वही बात कर रहे हैं कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, ये कुल तो हम लोग समझ ही गए हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करेगी। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, कहाँ है जी बाएं हाथ का नियम, बार बार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाएं हाथ, फ्लेमिंग के कौन हाथ, बाएं हाथ। मतलब अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ को बनाया जाए तो कुछ ऐसा कहानी होगी हमारे। देखिए ये है हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ऐसे ही ना होता है बाएं हाथ। देखिए अगर हम हेने से बनाए, ऐसे बनाए, सही लग रहा है, कौन किधर लग रहा है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ में जो तर्जनी होती है, क्या होती है, ये तो हमारा मान लीजिए कि तर्जनी क्या यही ना होना चाहिए, तर्जनी केने से होता है जी, ऐसे समझिए ना, हम इसको बनाने में दिक्कत बुझा रहा है। हाथ पे हम समझते हैं बाएं हाथ, ये मेरा बाएं हाथ, इसमें लेके चलते हैं तो तर्जनी, तर्जनी है कौन, ये वाला है। तो ये हमारा पहुंचाएगा क्षेत्र का डायरेक्शन कि तुम भाई चुंबकीय क्षेत्र को बताओ, तुम बता दो क्या धारा की दिशा, यानी धारा जा रहा है इधर साइड में, तो उस पर बल की जो लगेगी दिशा, बल लगेंगे उसकी जो दिशा होगी वो कहाँ लगेगा, ऊपर। चुंबकीय बल का कहाँ कहाँ नहीं रहेगा, ऊपर। धारा जा रहा है इधर और क्षेत्र जा रहा है उधर। तो इस तरीक़ा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी होगी तो हमारे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम मदद कर देंगे, ठीक है। चलिए, विद्युत और चुंबकत्व में क्या लिखे हैं, घना संबंध है। इसका पता किसने लगाया। विद्युत और चुंबक के बीच बहुत ज़बरदस्त संबंध है। शुरुआत तो हमारे ओरस्टेड भैया की है। शुरुआत किसने किया, ओरस्टेड जी ने किया, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, पढ़े हैं ना। ओरस्टेड का प्रयोग भी हम लोग कभी ना कभी पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये कहानी चली हुई थी, इसको हमें समझना था। परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, परिनालिका के अंदर क्या प्रदर्शित होगा भाई, चुंबकीय गुण। तभी तो एक नरम लोहा को चुंबक में बदलता था, याद आ रहा है, ये नरम लोहा है हमारे, तभी तो ये बदलेगा इसको। तो आप समझ सकते हैं कि ये चुंबकीय गुण को दिखाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न क्या कर सकता है, देखिए तो ओरस्टेड बताए थे कि जब एक चालक से धारा उत्पन्न करेंगे तो इसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर। चलिए, विद्युत चुंबक होता है, लो भाई विद्युत चुंबक का मतलब ही क्या होता है, जब तक दे रहे हैं हम लोग धारा तब तक लाइन है, लाइन का चुंबक है। और जैसे ही धारा काटेंगे तो लाइन चुंबकीय गुण खत्म,
तो ये हो गया अस्थाई, ये तो टेम्पररी हो गया, परमानेंट तो है नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है जी प्रभु? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो होता है हमारा वेबर। क्या होता है? वेबर। किसका मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है सर। ठीक, चलिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा की लिखा है ना, कतना पूछ दिया जी वाला 2 और 1 3। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करेगा? तो बल की दिशा को संकेत करेगा सर। ये कुल जाना हुआ बात को क्यों बार बार पूछवा रहे हैं सर जी? हाँ, विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर? तो चुंबकीय क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को जब चलाई जाएगी, किसको चलाई जाएगी? कुंडली को जब चलाई जाएगी, ये कुंडली जब चलेगा तभी ना उत्पन्न करेगा धारा। तो क्या है ये? तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हो गया कुंडली, तो ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, माइकल फैराडे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ही ये कहानी शुरू है, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर का। ठीक है, चलिए अस्थाई चुंबक बनाने के लिए क्या चाहिए? वहीं सर ले लीजिएगा इस्पात, ताकि इस्पात तनी मजबूत होता है, स्टील भी होता है, जंग वंग भी नहीं लगेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कहानी कहाँ से शुरू होती है, किस ध्रुव से निकलेगी? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुख्य रूप से कहाँ से निकलती थी बताइए तो? अब बाहर ना निकलने की बात कहेगा, बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, देख लीजिए कहाँ जाके समाप्त होती है, तो दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। अगर ऐसे पूछा है, उल्टा पूछ देगा तो टेंशन मत आजिएगा। तो उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी ये। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि एक सीधे तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय होगी, उनकी दिशा बताइए क्या होगी भाई? ये हमारा चल रहा है धारा, और धारा जो हो गया इसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो बताइए कि ये कैसे डायरेक्शन में रहती हैं? कुछ इस तरीक़ा से। किस तरीक़ा से बात हो रही है ये देख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्शन, घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इस तरीक़ा से ऐसे। समझ रहे कहानी? घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलता है घड़ी, मतलब ऊपर से आते हुए ऐसे बजते हुए जाता है। ये तो उल्टा हो रहा है, यानी ये दक्षिणावर्त हो कि वामावर्त हो रहा है? ये आपके पास कमेंट का ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा क्या आंसर दे रहे हैं। प्रत्यवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलेगी? हमने पहले ही कहा कि जो जनरेटर होता है, एसी है तो एसी देगा धारा, डीसी है तो डीसी देगा। तो भाई एसी है तो एसी धारा देगा, इसमें क्या दिमाग ज़्यादा लगाना है। हाँ, अमेरिका में कैसा आवृत्ति का धारा मिलेगा, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे जब भारत पे, तो कितना खुश थे लोग कि भारत पे सर 50 हर्ट्ज की धारा आती है। तो लो भैया, अमेरिका वाला कहा कि हम बदल दे रहे हैं, हम 60 हर्ट्ज की धारा लगाएंगे। थोड़ा हम अलग एडवांस उसका सोच रहता है, वो लोग का अलग टेक्नोलॉजी होता है, समझ रहे ना टेक्नोलॉजी। हाँ, बहुत बढ़िया सर, फेमस कर दिए उसको। देखिए आगे, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होना चाहिए? एक जैसन हमारे लोग जहाँ भी रहेंगे ना, वो लोग खाली अपवाद ही करेंगे। ये हमारे हो गए, और यहाँ से ले लीजिए। चलो भाई आ जाओ, इधर ले लो। तो अगर इस एन के करीब लाएं तो ये लोग करेगा आपस में मार झगड़ा, प्रतिकर्षण। अगर इन एस को लाएं तो यूँ कहेगा ना, बात तो मैच ही नहीं कर रही है। एक जंगल में 2 शेर रहेगा, 2 राजा रहेगा, एक ही रहेगा, लड़के मर के कुछ भी हो। तो इनकी दोस्ती करानी होगी तो अलग जीवों से, मतलब इनको कह दीजिए एन, इनको कह दीजिए एस, तो कहेगा कि आओ 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 भाई, गले मिल लो, सुख दुख की बात जो भी है कर लो। अरे ये क्या चित्र मत बनाए से, यूँ समझे कि ये आपस में रहेंगे क्या, इकट्ठा रूप से। तो सजातीय माने एक जैसे, सजातीय माने एक जैसे, लिख देगा विजातीय तो अलग अलग हो जाएगा। तो एक जैसे में क्या होगा? प्रतिकर्षण, रिपिल होगा ना, रिपिल, लोग रिपेल बोलते हैं। ठीक है, देखिए दिक सूचक की सुई होती है, ये नाम सुने हैं? दिक सूचक, कंपास, दिशा सूचक। अरे 9 क्लास में नहीं पढ़े थे कंपास का खोज? कैरावल जहाज था, तो उसमें जो सुई रहती थी, नीडल पॉइंट कुछ कैसे रहती थी वो, ये कुछ ऐसे रहता था ना। हाँ, ये
कैसे बना दिए ये तो अजीब बना दिए हैं। चले नहीं समझिए, ऐसे सुई रहता है वो ऐसे रहता। तो ये जो चुंबकीय सुई के अंतर्गत में रखा जाता है, इसमें मैग्नेटिक नीडल होता है। तो कैसा रहता है, अब छड़ चुंबक लेना पड़ेगा भाई, इसमें तो चुंबकीय दिया नहीं है। नाल चुंबक, घोड़े के नाल वाला तो चुंबक रहेगा ना, छड़ जैसा रहेगा। ये भी है एक छड़े टाइप के ना है ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। टेस्ला एक ऐसा वैज्ञानिक थे जो एक रहस्यमयी तरीका से सोचते थे। वो कहते थे कि पूरा संसार जो है ना कुछ रहस्यमयी तरीका से काम करता है, उसको सोचना है तो तरंग के रूप में सोचो, आवृत्ति के रूप में सोचो। तो ये बात हमारे टेस्ला जी के लिए मान सम्मान में दे दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आज की क्लास का ये क्वेश्चन क्या हुए, समाप्त हुए। हमें उम्मीद है कि आज के जो ऑब्जेक्टिव क्लास हुए आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से आने वाले अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।